अवनी अपने पिता सुरेश के साथ रामपुर नगर में रहती थी। बचपन में जब अवनी की मां का देहांत हो गया था तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। अवनी की सौतेली मां कमला शादी के बाद अपनी बेटी कविता को भी अपने साथ ले आई थी। अवनी और कविता अब बड़ी हो चुकी थी। देखने में अवनी बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे काले घने बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिया करते थे। यह देख अवनी से वो बहुत ईर्ष्या किया करती थी। कविता, तुझे कितनी बार बोला है तू भी अवनी जैसे सुंदर बालों वाली बन। उसके बाल कितने काले लंबे और घने हैं। पता नहीं कौन सा शैम्पू और खुशबू वाली जड़ी बूटियां लगाती है। एक तुझे देख, कहीं घूमने फिरने से फुर्सत मिले तो तू अपने बालों पर ध्यान दे। माँ, अवनी के बाल बचपन से बहुत सुंदर है। मेरे बाल उसके जैसे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? कमला, अवनी के रिश्ते के लिए जो बात करी थी ना तुमसे, उन लोगों को अवनी पसंद आ गई है और वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। मैं अवनी को यह खुशखबरी बताकर आता हूँ। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई विवाह नहीं करना। अवनी बिटिया, हर कन्या के पिता का यह सपना होता है कि उसकी पुत्री विवाह करके सकुशल अपने ससुराल जाए। और फिर करमचंद जी जाने माने व्यापारी हैं, उनके पुत्र के साथ तुम बहुत खुश रहोगी। इस तरह अवनी की शादी करमचंद के बेटे के साथ तय हो जाती है। यह सब देख कमला जलन से भर जाती है। मेरी पुत्री कविता का रिश्ता भी तो इतने बड़े सेठ के घर हो सकता था, पर इस अवनी की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखती हूँ इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है। अब मेरी यह दवाई अपना असर दिखाएगी। अवनी, जल्दी से स्नान कर लो, फिर विवाह के लिए तैयार भी तो होना है। हे भगवान, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे सर के तो सारे बाल गायब हो गए। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैं तो गंजी हो गई। मेरे बाल कहाँ गए? पिताजी, पिताजी, पिताजी! मैं नहाकर बाहर आई तो देखा मेरे सिर पर बाल नहीं है। पिताजी, अब मैं क्या करूं? बेटा, तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी। अब तो तुम गंजी हो गई और अब तुमसे कौन विवाह करेगा? हे भगवान, ये क्या हो गया प्रभु? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी बेटी ने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। ये दुख उसे क्यों मिला? अवनी का रिश्ता टूट जाता है। वहीं सुरेश भी अवनी को लेकर बहुत दुखी रहता है। अवनी जब अपने पिता को बहुत दुखी देखती है तो वो भी फूट फूट कर रोने लग जाती है। और ऐसा होते देख कमला और कविता मन ही मन बहुत खुश होती थी। अब तो नगर के लोग भी अवनी को देख उसे गंजी गंजी कहकर चिढ़ाने लगते थे। अरे, ये गंजी लड़की तो कितनी बदसूरत दिखाई दे रही है। इसे देखकर तो डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। सब लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। मेरा भी सपना था कि मेरा विवाह होगा, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मेरी वजह से मेरे पिताजी भी आज दुखी हैं। तो फिर मैं जीकर क्या करूं? कि तभी अचानक अवनी के सामने उसकी माँ प्रकट हो जाती है। माँ को देख अवनी भावुक हो जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ माँ। बेटा, मैं तुम्हारी मदद के लिए धरती पर आई हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे बाल दूंगी जिन्हें देखकर लोगों की नजरें नहीं हटेंगी और वे तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें सुनहरे चांदी के बाल प्रदान करूंगी। ऐसे ही अवनी की माँ अवनी के सिर पर हाथ रख देती है और उसके सुनहरे चांदी के बाल आ जाते हैं। सुनहरे चांदी के चमकते हुए बाल देखकर अवनी बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। ये सुनहरे चांदी के बाल तो बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपने मुझे फिर से सुंदर बना दिया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी माँ। बेटा, अब खुशी खुशी अपने घर जाओ और अब कभी भी उदास नहीं होना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अवनी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती है। तभी रास्ते में नगर के राजकुमार की सवारी निकल रही होती है, इसलिए रास्ते पर चल रहे सभी लोगों को कुछ देर के लिए रुकने को कहा जाता है। राजकुमार को देखने के लिए कितनी भीड़ इकट्ठा है। एक काम करती हूँ, मैं भीड़ में से होकर निकलने की कोशिश करती हूँ। तभी राजकुमार की नजर सुनहरे बालों पर पड़ती है। ये सुनहरे चांदी के बाल वाली लड़की का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कितने सुंदर बाल हैं इसके। अरे, अभी तो यही थी, वो कहाँ गायब हो गई?
हम रथ से नीचे उतरकर भी नहीं देख सकते। उसके बाल इतने सुंदर हैं तो वो खुद भी कितनी सुंदर होगी। अवनी घर पहुंचते ही मैं अपने इन बालों को दुपट्टे से ढक लेती हूँ, नहीं तो माँ ढेर सारे सवाल पूछने लगेंगी। मैंने तो इसकी ऐसी हालत कर दी है कि उसे अपने गंजे सर को छिपाना पड़ रहा है। माँ, तुमने बहुत सही किया इस अवनी के बाल गायब करके। बड़ा अपने बालों को खोलकर मटकती थी। उधर राजकुमार भीम सिंह अवनी के ख्यालों में डूबा हुआ रहता है। वहीं अवनी को याद करते हुए एक तस्वीर बना देता है। राजकुमार, आपके स्वयंवर की तैयारियां हो चुकी हैं। दूर दूर से राजकुमारियों के लिए संदेशा भिजवाया गया है, पर ये आप क्या बनाने में लगे हुए हैं? एक बिना चेहरे की तस्वीर। पिताजी, ये तस्वीर उस लड़की की है जिसके सुनहरे चांदी के बाल हैं, और मैंने यह निश्चय किया है कि मैं इसी लड़की के साथ विवाह करूंगा। बस उसे ढूंढना है, और वो कहाँ से मिलेगी मैं बस यही सोच रहा हूँ। बेटा, सुनहरे चांदी के बाल वाली लड़की सिर्फ कहानियों में होती है। ऐसी लड़की आप कहाँ ढूंढेंगे यहाँ पर? ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी, चाहे मुझे पूरी नगरी में ऐलान ही क्यों न करवाना पड़े। मुझे सुनहरे चांदी के बाल वाली लड़की को ढूंढना ही है, और जिस भी लड़की के बाल सुनहरे चांदी के होंगे मैं उसी से विवाह करूंगा। सेनापति जी, नगर में ऐलान करवा दीजिए कि जिस भी लड़की के बाल सुनहरे चांदी के होंगे हम उसी से विवाह करेंगे। राजकुमार के कहने पर नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता है। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजकुमार भीम सिंह जी उस लड़की से विवाह करेंगे जिसके सर पर सुनहरे चांदी के बाल होंगे। अच्छा, तो राजकुमार ऐसी लड़की से विवाह करेंगे। तो फिर मैं कल ही अपनी बेटी कविता के बालों में सुनहरा और चांदी का पानी लगा दूंगी। राजकुमार को क्या पता चलेगा, और विवाह के बाद तो उन्हें कविता को स्वीकार करना ही होगा। यह ठीक रहेगा। इसी तरह ही नगर में बाकी औरतें भी यह बात सुनती हैं, तो वो भी अपनी लड़कियों के बालों में सुनहरा और चांदी का पानी लगा देती है। अब तो बहुत सी लड़कियों के बाल सुनहरे और चांदी के हो गए थे। यह देख सेनापति असमंजस में पड़ गया और वो राजकुमार भीम सिंह के पास पहुंचा। राजकुमार जी, बहुत विचित्र समस्या आ गई है। नगर में जो भी लड़कियां विवाह योग्य हैं, उन सभी के बाल सुनहरे चांदी के प्रतीत हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी लड़की है जिसके बाल सचमुच में चांदी के हैं। सच पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में बुलाया जाए। सेनापति सभी लड़कियों को राजमहल में आने का संदेशा देता है। ये लड़की कौन है? इसे भी महल में चलने का आदेश दिया जाता है। यह लड़की सेनापति जी, ये तो गंजी है। सेनापति कमला की बातों पर ध्यान नहीं देता है और कविता के साथ साथ अवनी को भी राजमहल ले जाता है। आप सबको मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि मैं अपने लिए एक उचित वधू ढूंढ सकूं, और आप सबने ही अपने बाल सुनहरे चांदी के कर लिए हैं। अब एक एक करके सभी लड़कियां इस फव्वारे के नीचे खड़ी होंगी और बालों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि किसके बालों में सुनहरा चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। अरे, ये क्या हो रहा है? अब तो कविता की सच्चाई राजकुमार के सामने आ जाएगी। अब एक एक करके सभी लड़कियां फव्वारे के नीचे खड़ी होती हैं। उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। राजकुमार, यही आखिरी लड़की रह गई है। इसे भी फव्वारे के नीचे खड़ा करना है। ये तो गंजी है, इसके बाल तो मैंने ही गायब। अरे, ये मैं क्या बोल रही हूँ? पता नहीं कौन थी वो लड़की। इनमें से तो कोई भी लड़की सुनहरे चांदी के बालों वाली नहीं लग रही। बस अब यही आखिरी उम्मीद रह गई है। अवनी घबराते हुए दुपट्टा उतारती है। सभी लोगों की निगाहें सुनहरे चांदी के बाल देखकर दंग रह जाती हैं। अवनी फव्वारे के नीचे खड़ी हो जाती है। क्योंकि अवनी के बाल असली होते हैं तो उसका कोई सुनहरा पानी नहीं उतरता। यह देख राजकुमार खुश हो जाता है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? आपको पति के रूप में पाना मेरा सौभाग्य है राजकुमार, पर मेरे बिना पिताजी का क्या होगा? अवनी बेटा, अब वक्त आ गया है कि इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो जाओ और खुली हवा में सांस लो। तुमने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। राजकुमार के साथ विवाह करके तुम बहुत खुश रहोगी। तुम सदा खुश रहो मेरी बच्ची। अवनी को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और राजकुमार भीम सिंह के साथ उसका विवाह संपन्न हो जाता है और कमला अपने हाथ मलती रह जाती है।